आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा मूड खराब है, मेरा मूड नहीं कर रहा कि कुछ भी करूं। ऐसा कई बार हमने कहा होगा और दूसरों को कहते सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार मूड खराब होना इस और भी इशारा कर सकता है कि आपको मूड डिसऑर्डर की बीमारी तो नहीं। जी हाँ, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे मूड डिसऑर्डर की। क्या है ये मूड डिसऑर्डर, किन वजहों से कोई व्यक्ति इससे ग्रसित होता है और इसका इलाज क्या है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो साइकोलॉजिस्ट है और योगा थेरेपिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि मूड डिसऑर्डर्स, मनोदशा विकार किसे कहते हैं। देखिए, मूड डिसऑर्डर या मनोदशा जो विकार है वो एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो मुख्यतः व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है। और ये इस विकार में क्या होता है, व्यक्ति लगातार अत्यधिक खुशी, अत्यधिक उदासी या दोनों का अनुभव करता है। या कई मूड डिसऑर्डर्स में ऐसा देखा गया है कि इंसान क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसी भावनाओं का अनुभव करता है। और हम मूड डिसऑर्डर्स देखें तो ये होल बॉडी इलनेस है। इससे व्यक्ति की बॉडी भी प्रभावित होती है, माइंड भी प्रभावित होता है, और उसका जो सारा स्लीपिंग पैटर्न है, ईटिंग पैटर्न है, या तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोएगा, कम सोएगा, बहुत ज्यादा खाएगा या बहुत कम खाएगा। और इससे क्या होता है कि उसका जो प्रभाव है उसके पूरे रूटीन पे पड़ता है, फैमिली लाइफ पे पड़ता है। आप कहना चाहते हैं कि उससे उसकी पूरी जीवन शैली प्रभावित होती है। जी, और इसे होल बॉडी इलनेस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसकी थिंकिंग्स भी, उसकी फीलिंग्स भी, उसका बिहेवियर और उसकी जो ओवरऑल जो वेलबींग है वो उससे प्रभावित होती है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, डिस्थेमिक डिसऑर्डर को तो हमने अभी समझना है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मनोदशा विकार, मूड डिसऑर्डर्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला कहते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम यूनिपोलर डिसऑर्डर्स भी कहते हैं जी। और इसे यूनिपोलर डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डाउन है, सिर्फ डिप्रेसिव फेज होता है, इसलिए इसमें अप नहीं होता है, डाउन्स होते हैं, इसलिए हम इसे यूनिपोलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। और ऑन दी अदर हैंड दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें अप एंड डाउन दोनों देखे जाते हैं, डिप्रेसिव फेज भी होता है, मेनिया फेज भी होता है। अब हम थोड़ा यूनिपोलर पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। यूनिपोलर भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होता है और दूसरा हमारा डिस्थेमिक डिसऑर्डर होता है। अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डायग्नोज करना हो तो इसके सिम्टम्स क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो भी इलाज हम करते हैं, पहले जो डायग्नोज करते हैं वो सिम्टम्स और लक्षणों के आधार पे किया जाता है। तो इसके लक्षणों में जो सबसे जो पहला जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो अनहिडोनिया का है। अनहिडोनिया मतलब कि इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। आदमी व्यक्ति जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ग्रस्त होता है, वो कोई भी चीज में इंटरेस्ट ले रहा होता है जो पहले वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, उसमें उसे बहुत अच्छा लगता था, या पेंटिंग बनाता था, या उसकी कोई हॉबीज थी, जो पास्ट में जो भी कुछ कर रहा था उसमें उसका सबका इंटरेस्ट उसमें खत्म होता चला जाता है। उसे ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी में वो पहले से लगा हुआ था तो उसे अपनी बिजनेस एक्टिविटी में मन नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, ये धीरे धीरे होता है या इसका जो टाइम है वो फास्ट रहता है, जो आप बता रहे, जो चेंजेस आप बता रहे हैं? देखिए, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अभी हम सिम्टम्स पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स तो एपिसोडिक होता है जी। तो इसका एकदम पता चलता है क्योंकि सिम्टम्स बहुत सीवियर और इंटेंस होते हैं। तो पहले जो हम सिम्टम्स की इसलिए बात करना चाहेंगे क्योंकि इसमें जब तक डायग्नोज हम सिम्टम्स के हिसाब से ही करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पहला सिम्टम जो मुख्यतः अनहिडोनिया का रहता है और इसमें मेलनकोली है, उदासी है, सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ सैडनेस है,
ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। फिर इसमें स्लीपिंग पैटर्न मैंने ये बताया कि या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सो रहा है या कम सो रहा है। ईटिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा खा रहा है या बहुत कम खा रहा है। और इसके अलावा जो है एक सेंस ऑफ वर्थलेसनेस है कि मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ। और गिल्ट फैक्टर्स भी इसमें काम करता है। हमेशा पूरे दिन जो है थकान सी रहती है, एनर्जी लेवल्स जो है बिल्कुल भी नहीं रहता है। और कभी कभी क्या होता है, रिकरेंट थॉट्स ऑफ सुसाइड आते हैं कि उसे मरने का मन करता है, आत्महत्या करने का मन करता है। तो DSM जो 5 है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिक्स मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा तैयार किया गया है, तो वो ये कहता है कि अगर ये जो मैंने सिम्टम्स बताए, इन सिम्टम्स में से कम 5 सिम्टम्स होने चाहिए। और वो जो आप पूछ रहे थे मेरे से, ये कम से कम 2 वीक तक चलने चाहिए। 2 वीक से कम, एटलीस्ट 2 वीक चलने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं जी। तो इससे हम ये डायग्नोज कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। मैंने फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वो एपिसोडिक है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं और सीवियर होते हैं। और दूसरी तरफ इसी का जो हमारा प्रकार है वो डिस्थैमिक डिसऑर्डर्स है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं माइल्ड होते हैं, पर ये क्रॉनिक होता है, ये लंबे समय तक चलता है। अच्छा। और आपको हैरानी होगी, ये 2 साल से 20 साल तक भी चल सकता है। इसका टाइम पीरियड जो है, पर इसके जो सिम्टम्स रहेंगे वो माइल्ड रहेंगे, और इसलिए इसे क्रॉनिक डिप्रेशन कहते हैं, माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को और डिस्मेथिक डिसऑर्डर को तो हमने समझ लिया। अब हम आपसे बायपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहेंगे कि बायपोलर डिसऑर्डर क्या है, थोड़ा इसे एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, बायपोलर जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें 2 फेज आते हैं। डिप्रेसिव फेज भी है, इसमें मेनिया फेज भी है। डिप्रेसिव फेज हमने जो है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में इसके करा है। उसके साथ साथ बाइपोलर्स में क्या होता है, डिप्रेसिव फेज के साथ मेनिया फेज भी आता है। तो मेनिया फेज जो है 2 फॉर्म्स में आएगा, यूफोरिक डिस्फोरिक फॉर्म्स होंगी। यूफोरिक फॉर्म्स में आपका क्या होगा कि व्यक्ति का जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगेगा, ज्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और उसकी जो स्पीच होगी, जिसे हम नाम देते हैं रैपिड फायर स्पीच, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा और बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगी, कोई मीनिंगफुल स्पीच नहीं होगी उसकी। अच्छा, अभी कुछ ऐसे कुछ बोल रहा है, फिर कुछ बोल रहा है, इस तरह से जी। और उसका जो है सेल्फ एक्सॉल्टेशन से बड़ा वो भरा होगा और वो आत्ममुग्ध रहेगा। और उसमें कई जो है एक जो है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर्स भी हो जाएगा। वो अपने को सोचेगा कि मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ, मुझे नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। तो इस तरीके की उसमें जो है फीलिंग आने लगेगी। और कभी तो वो ये सोचना भी चालू कर देता है कि जो दूसरे लोग हैं वो मेरे सेम IQ के नहीं है, वो मेरे बराबर नहीं है, वो मेरे से बात करने के काबिल नहीं है। और अपने में ये फील करेगा कि उसमें कुछ सुपरनैचुरल पावर है। अच्छा। इस तरीके का उसमें जो है ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जो हमने दूसरी तरफ जो हमारा डिस्फोरिक मेनिया है, डिस्फोरिक मेनिया में जो व्यक्ति है वो ज्यादा इरिटेट हो जाता है, एजिटेटेड हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, इम्पेशेंट रहेगा। तो ये इसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। और बाइपोलर डिसऑर्डर में एक आता है रैपिड साइकिल बाइपोलर डिसऑर्डर। रैपिड साइकिल बाइपोलर डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि एक साल में 4 से ज्यादा एपिसोड्स होती हैं डिप्रेसिव फेज की या मेनिया फेज की। तो और ये सबसे ज्यादा फीमेल्स में होता है जो थायराइड प्रॉब्लम से ग्रस्त होती हैं। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। और इसके भी जो है आगे प्रकार हैं कि बाइपोलर 1 होता है, बाइपोलर 2 होता है, साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर्स होता है। बाइपोलर 1 क्या है? बाइपोलर 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय 1 एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन एंड मेनिया। तो इसमें दोनों फेज हैं, एक एपिसोड आप मेजर डिप्रेशन के भी देखेंगे, मेनिया की भी देखेंगे। और जो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर्स है वो इज कैरेक्टराइज्ड बाय द 1 एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन एंड 1 एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया। मैं इसमें मेनिया और हाइपोमेनिया में भी आपको थोड़ा अंतर बता दूं जो श्रोता सुन रहे हैं। बिल्कुल। कि
मेनिया के हमने जैसे सिम्टम्स आपको बताया, यूफोरिक फेज भी बताया और डिस्फोरिक भी बताया। और मेनिया में और हाइपोमेनिया में ये अंतर है कि इसके थोड़े जो मेनिया में या हाइपरमेनिया में सिम्टम्स होंगे वो बड़े इंटेंस होंगे, सीवियर होंगे, और इसे हम हाइपोमेनिया को हम बिलो मेनिया, लो मेनिया भी कहते हैं कि सिम्टम्स जो होते हैं कि इतने इंटेंस और जो है सीवियर नहीं होते। फिर जो है हम जो है साइक्लोथैमिक डिप्रेशंस की बात करते हैं, तो साइक्लोथैमिक डिप्रेशन जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट पीरियड्स ऑफ माइल्ड डिप्रेशन, जिसे हम डिस्थेमिया भी कह सकते हैं, एंड शॉर्ट पीरियड्स ऑफ हाइपोमेनिया। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौन है फोन लाइन पे? सर, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं जी। राजेंद्र मेरा नाम है और करमपुरा दिल्ली से ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए सवाल अपना। सवाल मेरा ये है, पहले तो आप एंकर मैम को नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर योगेश कुमार हैं हमारे साथ। हाँ, योगेश कुमार सर को भी नमस्कार जी। मैम, मेरे 4 सवाल हैं। हाँ जी। पहला सवाल, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आज के सब्जेक्ट से मुतालिक कि वो कोई भी व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा खाएगा या बहुत ज्यादा सोएगा या बहुत कम खाएगा, बहुत ज्यादा या बिल्कुल ही नहीं खाएगा, ना के बराबर खाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स तो खैर मेरे पास है, मेरे को है, पर अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि प्लीज पहले तो आप ये बताएं कि स्लीप एपनिया और स्लीप डिसऑर्डर में क्या अंतर है। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन में क्या फर्क है। और तीसरा सवाल मेरा ये है, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क है। और चौथा सवाल मेरा ये है, प्लीज की कोई घरेलू उपाय बताएं, कोई डाइट, एक्सरसाइज से कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप हो सके और मानसिक रूप से मजबूत हो सके। फिर भी बात के फिर आपके पास आए हम। जी, सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा, आपने पूछा साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या अंतर है। देखिए, हम लोग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी है, टॉक थेरेपी है, इनके माध्यम से इलाज करते हैं। मेडिकेशंस के लिए हम ऑथोराइज नहीं होते हैं। और जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो मेडिकेशंस के थ्रू इलाज करते हैं, ठीक है। और फिर आपने एंग्जाइटी और उसमें डिफरेंस पूछा है, जो कि आगे अगर आप प्रोग्राम को सुनेंगे तो हमने ये इस पे आगे हम डिस्कशंस करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, एक और व्हाट्सएप पे हमें सवाल मिला है शैली का, दिल्ली से। वो पूछ रही है कि मूड डिसऑर्डर हेरिडिटी भी होता है, इससे मेडिटेशन से कंट्रोल किया जा सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल हेरिडिटी भी होता है और मेडिटेशंस और योगा है, इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो हमारा सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी फंक्शनल डेफिशिएंसी जब हो जाती है तब भी डिप्रेशन होता है। और कई योगा पे भी कई रिसर्च हुई हैं, तो वो रिसर्च स्टडी ये बताती है कि अगर हम योगा करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, तो नेचुरल तरीके से भी हम सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल अपलिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरे पास। मूड डिसऑर्डर के संदर्भ में अक्सर एक टर्म की चर्चा होती है जिसका नाम है निहिलिज्म। मैं चाहती हूँ कि इस टर्म के बारे में आप थोड़ा सा और बताइए हमें, क्या है ये टर्म, कहाँ यूज होती है, क्यों यूज होती है? देखिए, इसमें काफी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस कभी हो जाती हैं। कभी देखा गया है कि यूनिपोलर और बाइपोलर डिसऑर्डर्स में एक साइकोटिक फीचर्स भी आने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं हैलुसिनेशंस कहते हैं, डिल्यूजन्स कहते हैं। तो साइकोटिक फीचर्स का ही एक फीचर है निहिलिज्म। उसमें क्या होता है कि इंसान को जो डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म से पीड़ित है उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार जो है नश्वर है और ये पूरा संसार जो है नष्ट होने वाला है। और उसे ये भी फील होने लगता है कि मेरी कोई भी बॉडी का ऑर्गन, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो ब्रेन है, वो डैमेज हो रहा है। तो ऐसी उसमें जो है डिल्यूजन्स आने लगते हैं। और इस डिल्यूजन्स के साथ साथ डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडर्स भी होता है, जिसमें व्यक्ति, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन कर रहा था, कि उसे ऐसा लगने लगता है कि उसमें सुपर नेचुरल पावर्स हैं। और डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशंस भी होने लगता है, जिसमें अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर शादीशुदा है और उसकी वाइफ किसी से बात कर रही है, तो उसे ये प्रतीत होगा कि ये दोनों जो है मुझे मारना चाहते हैं, साजिश कर रहे हैं, और वो मेरी जो वाइफ है मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। तो इस तरीके की फीलिंग आने लगेगी। तो निहिलिज्म भी जो है एक तरीके का एक डिल्यूजन्स है, जो कि जब यूनिपोलर
और बाइपोलर डिसऑर्डर ज़्यादा सीवियर्स हो जाते हैं और जब साइकोटिक फीचर्स अपीयर होने लगते हैं तो इस प्रकार का जो नैनरिज्म भी उसमें आ जाता है। सर ये एक किस्म का वहम हो जाता है और उसके साथ साथ डर भी हो जाता है, बैठ जाता है दिल में, जैसा आपने बताया कि सब खत्म होने वाला है, या वहम हो गया कि एक शून्यवाद जिसे कहना चाहिए कि अब भाई इस जो संसार में कुछ नहीं रखा है, ये जो संसार है वो नश्वर है। जी सर, एंजाइटी डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर्स में क्या फर्क है, क्या अंतर है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर में सही तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जी। तो एंजाइटी डिसऑर्डर एक नर्वस डिसऑर्डर है और दूसरी तरफ जो मूड डिसऑर्डर है वो न्यूरोसिस डिसऑर्डर है या साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब यूनिपोलर और बाइपोलर डिसऑर्डर ज्यादा सीवियर्स हो जाता है तो वो साइकोटिक फीचर्स आ जाते हैं। जी। इसलिए मूड डिसऑर्डर्स एक न्यूरोसिस डिसऑर्डर्स भी हुआ, एक साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी है। और मूड डिसऑर्डर्स में मुख्यतः आप डिप्रेशन देखते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स देखते हैं, पर इसके विपरीत जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी डिसऑर्डर इज एन अम्ब्रेला टर्म्स दैट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी होता है, जिसे हम फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ कि जिसमें एक महिला है, अगर वो अपने बच्चे को स्कूल के लिए जो है तैयार करती है, उसे भेजती है, तो जब तक उसके बच्चे घर वापस नहीं आ जाते तो उसे एक रेशनल एक्सेसिव एंजाइटी रहती है कि पता नहीं उसके बच्चे आ भी पाएंगे या नहीं, स्कूल की गाड़ी में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, और बच्चा कहीं गिर ना जाए, प्लेग्राउंड में स्कूल में कुछ ना हो जाए। तो ऐसी फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी जिसका कोई आधार नहीं है, कोई रीजन बिल्कुल इरेशनल है और बिल्कुल जो है ये अनरियलिस्टिक है, तो ऐसी एंजाइटी से वो ग्रस्त रहता है। अब इसके साथ साथ पैनिक डिसऑर्डर्स भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं, फोबिक डिसऑर्डर्स आते हैं। फोबिक डिसऑर्डर्स में हमारे सिंपल्स फोबिया होते हैं, जिनको हम जो है क्लैस्ट्रोफोबिया भी कह सकते हैं, एक्रोफोबिया जैसे फियर ऑफ हाइट, जो ऊंचाइयों से डरता है। क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब कि जो स्पेस लिफ्ट में जाने में उनको दिक्कत होता है, सबवे में जाने में दिक्कत होता है, कार में जाने में दिक्कत होता है, लिफ्ट में कई लोगों को घबराहट होती है, लिफ्ट में अकेले नहीं जा सकते, ऐसे घबराहट होती है। जी। और एंजाइटी में सोशल फोबिया भी आता है, जिसमें आप किसी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। अगर आपका कहीं नया एडमिशन्स होता है तो आप फर्स्ट क्लास मिस करेंगे, ताकि आपसे जब इंट्रोडक्शंस लिया जाएगा तो आप बोल नहीं पाएंगे अपने टीचर के आगे, डरा हुआ। तो पब्लिक के सामने आपको कुछ भी करने में अगर दिक्कत हो तो आप इसे सोशल फोबिया कहते हैं। फिर एगोराफोबिया होता है, जिसमें सोशल फोबिया के भी फीचर्स होते हैं और क्लैस्ट्रोफोबिया के भी फीचर्स होते हैं। और फिर इसी में आता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स भी इसी में आता है, जिसमें आपने कई लोगों को देखा होगा कि पैसों को बार बार गिनते हैं, सफाई में बहुत ज्यादा रहता है उनका ध्यान, बार बार हाथ धोते हैं, और जो एक रिलीजियस रिचुअल्स में बहुत लगे रहते हैं। और कभी कभी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि एक बार आप घर से निकल गए, फिर वो घर वापस आते हैं ये चेक करने के लिए कहीं उन्होंने अपना गैस खुला तो नहीं छोड़ दिया, और फिर वो जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो इतनी भयंकर, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो जाती है उस व्यक्ति की, आप मनोदशा समझ सकते हैं जिसमें ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मूड डिसऑर्डर्स में और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कितना अंतर है। बिल्कुल सर, आपने ये जो बात कही ना, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बार बार आके लॉक चेक, अरे मैंने ठीक से लॉक कर दिया, ये बंद हुआ है कि नहीं, गैस को देखिए नॉर्मल सामान्य अगर हम देखा जाए तो थोड़ी बहुत तो चीजें सब में लेकिन होती हैं, बार बार और कई जब ये एक्सट्रीम पे चला जाता है, ये बिहेवियर और जो ऑब्सेशन किसी भी टाइप का जब ज्यादा रेपिटेटिव हो जाता है तो प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो अनूप बोल रहे रांची से। हाँ जी सर, ये बताइए व्हाट इज मूड डिसऑर्डर एंड हाउ टू ओवरकम। मूड डिसऑर्डर क्या है और इससे निजात कैसे पाया जा सकता है? और सर ये तो आम सी बात है, जैसे नवरस का तो वर्णन है, जैसे क्रोध, करुणा आदि, या फिर जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो समाज विज्ञान या समाज अध्ययन का क्या रोल है इसमें
बताइए ना प्लीज। जी 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 बताइए सर। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अगर आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हो तो मैंने अभी आपको बताया कि मूड डिसऑर्डर्स, अभी हम इसी पे चर्चा कर रहे थे कि मूड डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में क्या अंतर है, और मूड डिसऑर्डर्स के भी बारे में मैं बताया कि इसमें डिप्रेशंस भी होता है, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी बताया 2 फेज में होता है, और ये एपिसोडिक भी हो सकता है, मेनिया फेज भी चल सकता है, और इसमें डिप्रेसिव फेज भी होता है। तो इसलिए हमने, अगर आप प्रोग्राम को ध्यान से पहले सुन रहे हो तो हमें सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि इसमें बाइपोलर 1 है, बाइपोलर 2 है, साइक्लोथैमिक है, और सामाजिक ज्ञान का भी आपको बहुत अच्छा है। अगर आप देखिए, अगर आप सामाजिक ज्ञान रखते हैं तो आपका जो कोपिंग स्किल्स होगा, आपका जो इंटरेक्शन स्किल्स होगा, और जो लोगों के प्रति जो आपकी जो एडेप्टेबिलिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो अगर आप समाज शास्त्र क्या होता है कि आपको दूसरे इंसान की साइकिक को जानने का अच्छा मौका देता है। तो समाज शास्त्र से क्या होता है, आप दूसरे के बिहेवियर्स को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और उससे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, और नो डाउट इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टर योगेश कुमार, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, हम उनका भी प्रश्न ले लेते हैं। जी जी, स्वागत है। हेलो जी 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 बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरौड़ी लोनी जिला गाजीपुर। जी बताइए आपका प्रश्न। जानना चाह रहा था हाँ सर से जी कि कुछ लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे कि कोई बिस्तर पे बैठ गया, चारपाई पे बैठ गया, फिर उसको धोते हैं, साफ करते हैं, घर में कोई चला जाता है तो फर्क धोते हैं, ये क्या बीमारी हो जाती है? सर, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। अब जब एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ही जब हम इनके टाइप्स बता रहे थे तो हमने उसमें बताया था जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, और पैनिक डिसऑर्डर्स है, फोबिक डिसऑर्डर्स हैं, और उसी में से एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें आपने देखा कि सफाई को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस रहता है, बार बार घर को धोना, बार बार हाथों को धोना, और जैसे कि आप चारपाई की बात कर रहे हैं कि बार बार अपने बिस्तर को धोना, किसी भी टाइप का, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में आता है, और इसका और ये क्यूरेबल है, और इसके ट्रीटमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए। सर, एक व्हाट्सएप पे हमें एक प्रश्न आया है कि इनका नाम प्रकाश है, देहरादून से। ये कह रहे हैं कि आपने जो शुरू में जो लक्षण बताए थे वो सब मुझ में है। अपने को बिजी रखकर इस बीमारी से बचने का प्रयास करता हूँ। शारीरिक रूप से कमजोर हो गया हूँ। बस खाते रहने और बिस्तर में लेटे रहने और अकेले रहने का मन करता है। कृपया कोई उपचार बताइए, सलाह दीजिए। देखिए, इसमें जो है आप जो है इसको नज़रअंदाज ना कीजिए, और आप जल्दी जल्दी किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को भी दिखा सकते हैं। क्या पता आपकी सिचुएशंस में ये भी हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं कि लंबे समय से चल रहा है, कि आपको मेडिकेशंस की भी ज़रूरत हो और टॉक थेरेपी की भी ज़रूरत हो, और आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, और ये क्यूरेबल है। इसके अलावा एक और हमारे पास प्रश्न है। कह रहे हैं कि मैं ललित भाटिया अहमदाबाद से ये पूछ रहे हैं, मूड डिसऑर्डर पर प्रोग्राम करने के लिए धन्यवाद, हकीकत से वाकिफ करा रहे हैं। अगर कोई ग्रसित हो तो वो क्या कर सकता है, उसका इलाज क्या है? देखिए, अगर हम इस प्रोग्राम परिवार को में अगर आपके कोई इससे ग्रसित है तो परिवार क्या कर सकता है, परिवार का रोल? देखिए, फैमिली सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट होता है, सोशल सपोर्ट होता है, तो ये चीज़ें, अगर आपका फैमिली में एक दूसरे के प्रति जो आपका इंटरेक्शन स्टाइल बहुत अच्छा है, और आप जो है समानुभूति सहानुभूति से काम करते हैं, बात करते हैं, तो आधा तो मरीज वैसे ही सही हो जाता है जी। तो फैमिली सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फैमिली सपोर्ट के साथ साथ अगर सिम्टम ज़्यादा सीवियर इंटेंस हैं और इसमें मेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। जी सर, एक और कॉल हम ले लेते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी। हेलो जी, नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार आप जी। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए और डॉक्टर साहब से प्रश्न कीजिए। जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मंगोलपुरी से विकास। जी बताइए। मेरा मैम यही सवाल है, हाँ जी। जैसे मेरे पे कोई गुस्सा हो जाते हैं तो मैं कई दिनों तक उसको सोचते रहता हूँ, माइंड में बार बार घुसाते रहता हूँ, दर्द होते रहता है माइंड में, अब वो बात हटता ही नहीं है दिमाग से। जी, तो इसको क्या मतलब कोई
है वैसा ट्रीटमेंट जो बताएं कि मतलब एक्सरसाइज की करें कि सही हो जाए? नहीं, ये चीज आपसे सर ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा बहुत सुनने लोग, में आया क्योंकि है, हाँ, बहुत लोग इस टाइप से कि एक बार किसी ने अगर कुछ कह दिया तो वो लंबे समय तक वो उनके दिमाग में रहता है कि अरे मुझे इसने ये बोल दिया, वो निकाल ही नहीं पाते। जी देखिए, इसमें यह है कि आप लोग बहुत हाइपर सेंसिटिव हैं और इसमें हम हमेशा सिखाते हैं कि फॉरगिवनेस होना चाहिए, फॉरगेटफुलनेस होना चाहिए। और ये सब चीज़ें जब आप आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस सीख लेंगे और आर्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस सीख लेंगे तो आपको बहुत ही इन सब चीज़ों को ओवरकम करने में बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और ये चीज़ें भी क्या होती हैं कि आदमी की जो मेंटल हेल्थ को ख़राब करती हैं। जब आप ऐसी चीज़ों से ग्रस्त होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाते हैं और आपके जो खुशी वाले जो हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन्स हैं, वो भी बॉडी में कम बनते हैं। तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य से कभी कंप्रोमाइज़ ना करें और हमेशा दूसरों को क्षमा करें, भूलने की कोशिश करें। और आपको अपने आप को प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अगर इन्वॉल्व रखेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों से आप बहुत जल्दी ओवरकम कर पाएंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हमारा जो विषय है वो है मूड डिसऑर्डर्स यानी मनोदशा विकार और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर योगेश कुमार जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ योगा थेरेपिस्ट भी हैं। सर एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो जी बताइए। नमस्ते मैम, मैं त्यागी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ बताइए सर। नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि एक चीज को बार बार सोचने से भी बिहेवियर में दिक्कत आती है। जैसे एक चीज को बार बार डीपली सोच लिया, गहराई से सोचते सोचते ले गए, चाहे वो बात कोई भी हो, खुशी की हो या दुख की हो। हमेशा एक टर्म है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ओवर थिंकिंग लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जब भी आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, मैन ऑफ एक्शंस बनिए। मैंने देखा है कई लोग बहुत सोचते हैं पर वो एक्ट नहीं कर पाते, तो आपको मैन ऑफ एक्शंस बनना है जी। ठीक है, देखिए थिंकिंग एक इंट्रोस्पेक्शन में बहुत अंतर है। कभी मैंने ये देखा है कि डिप्रेशन में क्या है कि नेगेटिव थॉट्स बड़े ऑटोमेटिक हो गए हैं। उसका थॉट पैटर्न ही ऐसा है कि वो हमेशा नेगेटिव सोच रहा है और वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोच रहा है। तो इस थॉट पैटर्न को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव चीज़ों में अपने को एनग्रॉस रखें ताकि ये थॉट पैटर्न टूटे। और इंट्रोस्पेक्शन से एक अलग चीज़ है, वो आत्ममंथन से जुड़ी हुई चीज़ है, वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर ओवर थिंकिंग हमेशा एक ही चीज को सोचते रहना ये डेट्रीमेंटल है, ये नुकसानदायक है। सर अगर हमारा कोई गोल है, हमारा लक्ष्य है, क्या हमें उसके बारे में भी लगातार नहीं सोचना चाहिए या सिर्फ मतलब काम करते रहना चाहिए कि अरे ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है, मैं इसको ऐसे हासिल करना चाहता हूँ या इस पर इस तरीके से, तो उसमें भी हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक अपने उसमें थॉट्स नहीं क्रिएट करने चाहिए, वो भी गलत है? बिल्कुल। अगर आप एक नियोजन के लिए, एक प्लानिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं, रिसोर्सेज आपको एलोकेट कहाँ से करने हैं, इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी प्रतिभाओं क्षमताओं को कैसे विकसित करना है, अगर इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव सोच है जो आपके एक्शंस को भी बढ़ाएगी। पर आप हमेशा सोचते ही जा रहे हैं पर उनको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, तब दिक्कत आती है। सर हमें मैसेजेस मिले हैं व्हाट्सएप पे। ये परिधि हैं दिल्ली से, पूछ रही हैं कैन पीपल एज यंग एज 20 year old सफर फ्रॉम डिप्रेशन? व्हाट टेस्ट कैन बी डन टू आइडेंटिफाई इफ अ पर्सन क्लिनिकली डिप्रेस्ड? देखिए, इसका जो ऑनसेट होता है डिप्रेशन का वो चाइल्डहुड से अर्ली एडल्टहुड तक है। तो 20 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है, नो डाउट। और इसमें इन्होंने क्या पूछा, और इन्होंने ये पूछा कि क्या क्लिनिकली, जी जैसे कि हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं सारी चीजें कि सिम्टम्स के आधार पर, इसका कोई लैब टेस्टिंग नहीं होता है कि एकदम डिप्रेशन पता चल जाएगा, कुछ आप ब्लड टेस्ट करा लें उसमें डायग्नोज हो जाएगा। तो जो भी हम डायग्नोज करते हैं हम हमेशा सिम्टम्स को आधार बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिक मैनुअल है ऑफ मेंटल डिसऑर्डर,
और ये सारे सिम्टम्स जो हैं उसी के आधार पर हैं, और जो भी उसके द्वारा निर्धारित की गई है डायग्नोज करने की, जो भी उसमें सिम्टम्स लिखे गए हैं, हम उसी के आधार पर डायग्नोज करते हैं। सर एक और सवाल है बबीता तोमर का, ये पूछ रही हैं मेरठ से, कह रही हैं कि मेरी जीभ हर टाइम सूखी रहती है, कितना भी पानी पीने के बाद भी ऐसा ही रहता है, ये मुझे पिछले 10 महीनों से हो रहा है, कोई उपाय बताएं क्या? नहीं, ये तो कोई मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड चीज नहीं है, तो आप किसी अच्छे फिजिशियंस को दिखाइए। जी सर, एक प्रीति का हमें चंडीगढ़ से मैसेज मिला है कि वो पूछ रही हैं कि डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर 1 and 2 एंड ऑल्सो साइक्लोमिथिक डिसऑर्डर। आई थिंक साइक्लोथैमिक अभी हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बारी बता देता हूँ कि bipolar 1 is characterized by 1 episodes of major depressions and 1 episodes of mania, and bipolar 2 is characterized by 1 episode of major depressions and 1 episode of hypomania, and cyclothymic depression is characterized by short periods of mild depression, that is dysthymic, and short periods of hypomania. सर उमेश कुमार खयाला से पूछ रहे हैं कि बार बार गुस्सा आना और दिमाग को तनाव में होना, ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? बार बार गुस्सा आ रहा है और दिमाग जो है वो तनाव में है। देखिए, इसमें आप देखिए अपनी परिस्थितियां आप खुद ऑब्जर्व करना भी आपको बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, सेल्फ डिस्कवरी नहीं करते, तो आप जान नहीं पाते कि ये आपका जो क्रोध का जो रूट कॉज है वो कहाँ से आ रहा है। तो एक इस पे भी इंट्रोस्पेक्शंस करना, क्योंकि मैं आपकी स्थिति जो है यहाँ बैठकर भली भांति नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या परिस्थितियाँ हैं आपकी, क्या फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं, और क्या आपके जो है इनर अर्जीज हैं, क्या गोल्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जानने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। पर अगर आपको इतना गुस्सा क्रोध आ रहा है तो मैं आपको फिर एक बारी बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा आप एंगर मैनेजमेंट पे काम करिए, जो मैंने अभी बोला था कि आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, आर्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, एम्पैथी और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, और ये सारी जो चीज़ें हैं एंगर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा भी जज कर रहे हैं तो इससे भी आप में क्रोध आता है। जी, इसको एक्सप्लेन एक 2 शब्दों में अगर किया जाए तो बुरी बातों को भूल जाइए, सिर्फ अच्छी बातें याद रखिए। जी। सर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो मैडम, मैं ललित भाटिया बोल रहा हूँ जी, और अहमदाबाद से ललित भाटिया। अभी आपने मैसेज पढ़ा मेरा जी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो सासू माँ है उनको ये एक प्रॉब्लम हो चुकी है, उनकी लड़का उनका यंग डेथ हो गई थी, तो उसके बाद अब क्या होगा, दोनों बच्चे हैं उनके, जो दूसरा लड़का और मेरी वाइफ, दोनों को वो छोड़ना नहीं चाहती, वो चाहती है कि भाई वो छोड़े नहीं, वो मेरे सामने ही रहे। तो इन चीजों को इलाज करना हो तो कैसे, वो अब एजेड है इनसे, तो कहने से रहे कि तुम आप मेडिटेशन करो। तो इसमें यही है कि आप अच्छे फिजिशियंस को भी दिखाइए, वो भी आपको कुछ अच्छी राय देगा, और इसमें थोड़ी काउंसलिंग, टॉक थेरेपी भी जरूरी है जी। तो इसी तो से आपके साथ आप दिल्ली में है सर आपका? जी दिल्ली में ही है। तो मेरे वाइफ, ये जो सिस्टर, मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी दिल्ली की है जी, तो मैं कह सकता हूँ उनको। जी ठीक है सर, ओके, नमस्कार। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, मूड डिसऑर्डर्स होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके हेरिडिटी भी है, जेनेटिक कारण है, और फैमिली स्टडीज ये शो करती हैं कि अगर आपके क्लोज रिलेटिव में, ब्लड रिलेशंस में अगर किसी को भी मूड डिसऑर्डर्स है तो न्यू जनरेशन में चांसेस 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं कि आपके चांसेस न्यू जनरेशन में ज़्यादा हो जाएंगे मूड डिसऑर्डर्स होने के। और एक मतलब अभी जेनेटिक जी अभी एक स्टडी ये भी बताई है कि जो 60% केसेस जो बाइपोलर्स के हैं वो उनमें ज़्यादा हैं जिनके रिलेटिव्स को, जिनके क्लोज रिलेटिव्स या ब्लड रिलेशंस में ऑलरेडी जिनको किसी प्रकार का मेजर डिप्रेशन है या बाइपोलर डिसऑर्डर्स है। और ट्विन स्टडी भी ये बताती है कि एक आइडेंटिकल ट्विन्स को अगर
मूड डिसऑर्डर्स है तो दूसरे भी ट्विन में ये बढ़ जाएंगे चांसेस, और 40 से 70% चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसमें भी मूड डिसऑर्डर हो सकता है। फिर हमारी कुछ बायोलॉजिकल थ्योरीज भी हैं डिप्रेशंस की, और मोनेइमीन थ्योरी ऑफ डिप्रेशंस है जिसको जो ये कहती है कि फंक्शनल डेफिशिएंसी के कारण होता है, फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रेन एंड डोपामीन। तो इन सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की फंक्शनल डेफिशिएंसी के कारण भी जो है मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, और इनकी अगर एक्सिस में चले जाते हैं तो मेनिया हो जाता है। और इसके अलावा जो है गामा एमिनोब्यूटिक एसिड्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, उसकी फंक्शनल डेफिशिएंसी के कारण भी डिप्रेशन हो जाता है। और एसिटोकोलिन जो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, उसके कारण भी जो है उसकी फंक्शनल डेफिशिएंसी के कारण भी डिप्रेशन हो जाता है। और कई हमारे एक्सिस हैं जो डिस्टरबेंस अगर आ जाए, उसी में एक एक्सिस है एचपी एक्सिस जो कि बहुत ही प्रचलित है, और बहुत हम जितने ज़्यादातर डिप्रेशन के केसेस देखते हैं, मूड डिसऑर्डर्स देखते हैं, तो हम यही पाते हैं डॉक्टर्स कि एचपी एक्सिस में डिस्टरबेंस आ गई। तो ये एचपी एक्सिस में आपको समझाना चाहूंगा। हाँ, एच माने हाइपोथैलेमस है, पी पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ए माने एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं तो हमारा ये सिस्टम एचपी जो एक्सिस काम करना चालू कर देता है, और हाइपोथैलेमस से सबसे पहले जो सीक्रेट्स होता है वो क्वार्टिकेट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स जो है जिसे CRH भी हम कहते हैं, वो रिलीज होता है। और उसके बाद एड्रिनोकॉर्टिकेट्रोपिन्स होता है, और फिर जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा कॉर्टिजोल्स सीक्रेट होता है। तो ये एक हमारा कुदरती एक सिस्टम बनाया गया है कि जब हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होगी, कॉर्टिसोल्स हमारा अपना काम करने लग जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल्स बहुत इंपॉर्टेंस जो है हार्मोन्स है, इसका सिक्रेशंस बहुत, हम लोग एक मिथ है कि भाई स्ट्रेस हार्मोन्स है तो ये भाई गड़बड़ करेगा। हाँ। पर ऐसा नहीं होता। इसे आज श्रोताओं को ध्यान से सुनने की जरूरत है कि जो है कॉर्टिसोल्स जो है एक स्ट्रेस हार्मोन्स है, पर एंड इट प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर बॉडी। ये हमें इन्फ्लेमेशन से बचाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करता है, ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन हमारे करता है, ब्लड शुगर्स को, हार्ट बीट को। तो ये बड़े मल्टी डायमेंशनल जो है जो फंक्शंस है ये मेंटेन करता है हमारा। पर जब इसका जो लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब एचपी जो एक्सिस हमारे ज्यादा डिस्टरबेंस आ जाएगी, बहुत ज्यादा इसका कॉर्टिसोल्स का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो हमारे को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसमें से मूड डिसऑर्डर एक है। तो आपका कहने का मतलब है कि कॉर्टिसोल्स एक हद तक ठीक है, वो आपके लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा है, बैलेंस बनाया हुआ है, लेकिन अगर वो बढ़ जाता है तब वो एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। जी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर कोई जो है रनिंग कंपटीशन चल रहा है और इसमें पार्टिसिपेंट है, वो भाग ले रहा है जी, तो उसमें क्या होगा, उसका एचपी एक्सिस काम करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा, उसका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है पहले वो काम करेगा, या सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ जो उसका एचपी एक्सिस वो भी काम करेगा, जिससे उसका ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज्यादा बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, क्योंकि उसे उस समय ग्लूकोज का लेवल चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये चीजें जो है उसकी बढ़ेगी ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेटर बने। और उसके बाद क्या होगा, जब वो आराम करेगा तो उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी जो पूरी बॉडी हील होने लगेगी। सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या हार्मोन स्तर के बदलाव के कारण भी ये मूड डिसऑर्डर या जिसे हम मनोदशा विकार कह रहे हैं, जी वही हमारे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ये जो नॉरेपिनेफ्रेन है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनकी अगर फंक्शनल डेफिशिएंसी हो जाती है, गामा ब्यूटिक एसिड्स है और एसिटोकोलिन है, तो इनकी जब फंक्शनल डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। सर, हम मूड डिसऑर्डर्स के कारणों की चर्चा कर रहे थे, तो क्या इसे कंटिन्यू करें? थोड़ा विस्तार में आप और बताएंगे कि
क्या जी अभी हम HPA एक्सिस की बात कर रहे थे, फिर एक आता है HPT एक्सिस जो है, उसमें जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड है जी। तो जब हमारा थायराइड जो लेवल्स बहुत कम हो जाता है तब भी जो है हमें मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई डिसीज हैं, एक है कस डिसीज है। कस डिसीज में क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन होने लगता है कॉर्टिसोल्स हार्मोन्स का। एक एडिशंस डिसीज है जिसमें इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होता है कॉर्टिसोल्स हार्मोन्स का, तो इनसे भी मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो जाती हैं, किसी के साथ उसके नियर एंड डियर्स की डेथ हो जाती है, अगर फैमिली में कोई फैमिली क्राइसिस हो जाता है और फाइनेंशियली कोई क्राइसिस हो जाता है, या ऐसी कोई अनवेलकम चेंज आ जाते हैं लाइफ में, तो ये जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस भी हैं ये भी जो है ट्रिगर करती हैं डिप्रेशंस को। और सोशल सपोर्ट्स अगर आपको अच्छा नहीं मिलता है, आप ऐसे समाज में रहते हैं जहां आपका सोशल सपोर्ट सही नहीं है, तो इससे भी जो है आप जल्दी जो है यू आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन। और इसके अलावा जो आपकी लो सेल्फ एस्टीम है, कई हमने देखा है फैमिलीज में बच्चों की जो पेरेंटिंग्स है वो इस हिसाब से नहीं की जाती कि उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्टअप हो, और वो एक पेसिमिस्ट आउटलुक के साथ जो है ग्रो करती हैं, तो ऐसे लोगों में जो है डिप्रेशन जो है ज़्यादा होता है। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो आपके डिप्रेशंस को ट्रिगर भी करते हैं। तो आपने देखना हमने कुछ बायोलॉजिकल थ्योरीज के कारण कि जो हार्मोन्स का जो भी डेफिशिएंसी है या बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाते हैं, फंक्शनल डेफिशिएंसी या उनकी बढ़ोतरी है, तो ये सब भी मूड डिसऑर्डर्स को जन्म दे रही हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं, और आपका पेरेंटिंग स्टाइल्स अगर किसी फैमिली में सही नहीं है तो बच्चा जो ग्रो करेगा वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ करेगा, और उसकी पेसिमिस्टिक जो आउटलुक होगी, ऐसी आउटलुक के साथ वो डिप्रेशन की जो संभावना है ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा होती है। सर एक मैसेज है हमारे पास मोहम्मद इम्तियाज का, कीर्ति नगर दिल्ली से। वो लिख रहे हैं कि मेरी वाइफ का एक्सीडेंट 2019 में हुआ, फिर 6 महीने रिकवरी में टाइम लगा, फिर कोरोना आया, मेरी नौकरी और पैसा सब खत्म हो गया, फैमिली ने कोई साथ नहीं दिया। इसके आगे वो लिख रहे हैं कि वो अपने आप को धीरे धीरे संभाल लिए थे लेकिन कोई परेशानी नहीं थी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने आपको अपने बारे में पूरा बता दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भी इस बीमारी से ग्रसित हुआ था, अब फिर हो सकता हूं क्या? इनको शायद ये पहले मूड डिसऑर्डर से ग्रसित हो चुके हैं, तो अब इनको शायद ये डर है कि क्या दोबारा इनको ये हो सकता है। जैसा इन्होंने अगर अब अपना मैंने बताया कि कई नेचुरल तरीकों से भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाया जा सकता है जी। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और सोशल वेलबिंग भी आपकी अच्छी, और आप एक बड़ी क्रिएटिव, स्पॉन्टेनियस और इमोशनल ग्रेटिफिकेशंस वाली लाइफ जी रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको दोबारा डिप्रेशन हो। सर मैंने जैसा पहले कहा था कि हमें बुरी बातों को भूल जाना चाहिए और अच्छी बातों को याद रखना चाहिए, तो लगता है कि उससे कुछ हद तक इसे ओवरकम किया जा सकता है। अपने अंदर जो एक भाव है, उस भाव को अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव करें तो वो भाव बहुत काम करता है। सर एक कॉलर हमारे साथ है, हम कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी जी बताइए। दोबारा कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ जी, बताइए। हाँ सर, राजेंद्र मेरा नाम है और करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर सवाल मेरा ये है कि जब भी मैं कोई फिजिकल या मेंटल वर्क करता हूँ और उस वक्त यदि मुझे कोई टॉर्चर डिस्टर्ब डोमिनेट करे, और खासतौर से अगर सब्जेक्ट से मुतालिक कोई बात है फिर तो ठीक है, पर उसके अगेंस्ट कोई मेरे सवाल जवाब करे तो उस वक्त मेरे हाथ पैर जो फूल जाते हैं, मुझे चिढ़ होती है, गुस्सा आता है और मेरे हाथ पैर में पसीना आने लग जाता है। तो क्या ये भी मूड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है? और दूसरा सवाल प्लीज ये है कि ये स्लीप डिसऑर्डर और स्लीप एपनिया में डिफरेंस बताएं, और इसको 24 घंटे में सिर्फ 2 से 4 घंटे सो पाता हूँ, तो इसका उपाय क्या है? मानसिक रूप से मजबूत होने, कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप करने क्या किया जाए? स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया जो है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो हमारी लिमिटेशंस है, इसलिए हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। और जो आपने कहा कि इसमें क्या है कि आपका जो है जो स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज़्यादा है
आपने कहा कि कोई भी मुझे टॉपिक के अलावा जो भी मैं काम में लगा हुआ हूँ और मुझे डिस्टर्ब करता है तो मुझे एकदम पसीना सा आने लगता है, गुस्सा सा आने लगता है। तो यही है कि अपनी आप थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, लंबी गहरी सांसें लिया करिए और नेचर के थोड़ा करीब रहिए, डाइट का ध्यान रखिए, तो आप स्ट्रेस से जल्दी कोप अप कर पाएंगे। सर, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मूड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, मूड डिसऑर्डर्स में आप सबसे पहले तो मेडिकेशंस पे बात करेंगे कि हम देखें 1950 में एंटी डिप्रेसेंट आई जो है, और जिनको हम मोनोइमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स कहते हैं, और 1950 से ये स्टार्ट हो गई थी एंटी डिप्रेसेंट्स, और इनका साइड इफेक्ट्स बहुत रहा तो इसलिए इनको बंद कर दिया गया। फिर 1960 से और 1990 तक जो है हमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दी गई लोगों को, और इसके भी साइड इफेक्ट्स ये थे कि अगर ओवरडोज हो जाती तो बड़ा फैटल हो जाता था। कई लोगों ने इसकी ओवरडोज लेके सुसाइड्स भी करना चालू कर दिए थे, तो इसलिए ये भी बंद करने पड़ी। और 1990 के बाद जो प्रचलित हैं और जो अभी भी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मेडिकेशन है वो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, SSRI है जी, ठीक है। तो फिर मैं इसकी फुल फॉर्म बता देना चाहता हूँ, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे काम करती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इससे पहले कि न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन जो है दूसरे डेंड्राइट्स या रिसेप्टर साइट जो दूसरे न्यूरॉन्स का है उसे एक्टिवेट कर पाए, इससे पहले ही जो है इनका रीअपटेक कर लिया जाता है। पर ये जो दवाएं हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये इस रीअपटेक को ब्लॉक करती हैं ताकि दूसरा न्यूरॉन्स भी जो है सही तरीके से एक्टिवेट हो जाए और इंसान को डिप्रेशन से बचाया जा सके। सर, बहुत कम शब्दों में जाते जाते आप श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर दुनिया भर में देखा जाए तो जो है 28 करोड़ लोग अवसाद से ग्रस्त हैं, और इसे जो है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है 75 लाख करोड़ का हर साल नुकसान होता है, और 8 लाख लोग जो हैं हर साल डिप्रेशन से तंग आकर जो है आत्महत्या कर लेते हैं। और पैंडेमिक के बाद जो है एंजाइटी डिप्रेशन के जो केसेस हैं उसमें 25% का इजाफा हुआ है। तो ये भयंकर स्थिति को देखते हुए मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अध्यात्म में रुचि लें, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन्स बनता है जो एंजाइटी और हमारे डिप्रेशंस को कम करता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि योगा के माध्यम से आप सेरोटोनिन का लेवल नेचुरल तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो मेंटल हेल्थ है वही नेशनल वेल्थ है, इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई कंप्रोमाइज ना करें। धन्यवाद। जी। श्रोताओं, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम अब समाप्त करना चाहूंगी और मैं आज थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। डॉक्टर योगेश, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने मूड डिसऑर्डर्स, मनोदशा विकार पर हमें बहुत अच्छी और गहरी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।